Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I am going to solve some more questions on equivalent resistance and then after we will discuss a heating effect of electric current. So बच्चों let us start. Take question number 1. ये समझ रहे हो डायग्राम आप ए बी सी डी, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 7 ओम. अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. और क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या आपका छूट रहा है, कहीं पे सेल नहीं ऐड है, बैटरी नहीं ऐड है. तो ये तो आप पता है बेटा कि अब सीरीज पैरेलल कनेक्शन जब तक करंट नहीं फ्लो कराइएगा तब तक तो बेटा आप पकड़ नहीं सकते हो कि वो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है. सीरीज में होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम करंट फ्लो होना चाहिए. पैरेलल में होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट करंट होना चाहिए और सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए. एक हमेशा बात यही याद रखो कि सीरीज सेम करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर सीरीज में है, और अगर सेम पोटेंशियल पे है तो रेजिस्टर्स क्या है बेटा, पैरेलल में है. तो ये डायग्राम आपको ब्रेक करते करते समझ में आएगा. या सुनो, तो इस क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है कहीं पे कि मेरा सेल कहाँ है, करंट कैसे फ्लो कराएं, तो पॉइंट्स दिया हुआ है बेटा ना, पॉइंट्स दिया हुआ है. किस पॉइंट के बीच में फाइंड करना है, ए और बी में. तो ए और बी के बीच में बेटा आप सेल को ऐड कर लो, खुद से ऐड कर लो इमेजिनरी. यस, तो हम ऐड कर लिए. देखो ये डायग्राम ए और बी पॉइंट के बीच में हम सेल ऐड कर लिए, ये प्लस ये माइनस. अब देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इस ए पॉइंट पे कितना ब्रांचेज हो गया, 3, 1 2 3, तीनों में अलग अलग. ये आई ब्रेक कर जाएगा. मान लो इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, इधर से I3 गया, गया कि नहीं गया. यस, तब यहीं पे चेक कर लेना है बेटा आपको. हम किसी एक साइड से या तो इधर से छोटा करो डायग्राम को या इधर से छोटा करो, या इधर से चलो या इधर से चलो. हम इधर से चलते हैं, ठीक है. अब देखो चेक करो, यहाँ इसमें कितना करंट गया I3, तो इसमें भी कितना जाएगा I3. यानी ये दोनों किस में हो गए, सेम करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में. तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट ये दोनों का मान लिया क्या बेटा R डैश. तो R डैश इक्वल टू कितना हो गया, 7 + 3 कितना 10 ओम हो गया. तो अब ये दोनों के जगह पे क्या ले लेंगे हम, 10 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे. तो 10 ओम का ले लो रेजिस्टेंस बेटा. बाकी डायग्राम वैसे ही ड्रॉ कर लो, बाकी डायग्राम वैसे ही ड्रॉ कर लिए, ठीक. अब ये दोनों के जगह पे 10 ओम ले लिए हम, ऐड कर दिए. ये दोनों के जगह पे 10 ओम ले लिए. ये सुनो, अब देखो, अब फिर करंट फ्लो करा कर देखो, यही चेक करने का टेक्निक है ना. करंट फ्लो करा तो यहाँ से देखो ये I1 इधर से क्या गया I2. देखो दोनों में तो डिफरेंट करंट है और दोनों का देखो सेम पोटेंशियल पे है बेटा. तो यानी ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में. तो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट ले लो. तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या सम ले लिया हम, R डबल डैश. तो अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R डबल डैश इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 1/10 + 1/10. टेक एलसीएम 10, 1 + 1 2/10, 1/5. तो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/5. सो R डबल डैश इक्वल टू ये उलट जाएगा तो 5 ओम. यानी ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5 ओम. फिर से डायग्राम चेंज कर दो, ठीक है. अब ये दोनों की जगह पे 5 ओम ले लिए तो ले लो. ये दोनों की जगह पे देखो ये 5 ओम, फिर जो मेरा ये दोनों की जगह पे 5 ओम ले लिए 5 ओम. बाकी जैसे डायग्राम वैसे लिख दिए, ठीक. फिर देखो मेरा सेल ऐड, ये ऐड है. करंट फिर फ्लो करा के दिखाओ आई. तो यहाँ 2 ब्रांच आ गया, आया ना 2 ब्रांच बेटा. इधर से मान लो I2 गया, इधर से क्या गया I1. जब इधर से I1 गया तो इसमें भी I1 गया. यस और नो. यानी ये दोनों फिर सेम करंट हो गया. तो ये दोनों किस में हो जाएंगे अगेन, सीरीज में. तो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या ले लिए हम, मान लो R ट्रिपल डैश. तो R ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, ये 5 + 5 अगेन 10 ओम. तब ये दोनों की जगह पे क्या ले लेंगे हम, 10 ओम. ऐसे ही डायग्राम ब्रेक करना चाहिए, अंडरस्टूड. एकदम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ब्रेक करो. अब ये दोनों की जगह पे क्या ले लिए हम, 10 ओम. ले लिए 10 ओम बेटा, ले लो, खत्म बात, ठीक है. चलिए, हाँ, तो डायग्राम कन्वर्ट कर दिए बेटा. ये दोनों की जगह पे 10 ओम ले लिए. अब मेरा क्या बच गया था, एक 10 ओम. अब देखो फिर करंट फ्लो करा दो, दोनों किस में दिख रहा है, सेम पोटेंशियल पे है, पैरेलल में है, डिफरेंट करंट भी है पैरेलल में. अब ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या ले लिया हम, R 4 डैश, 4 टाइम डैश कर दो. तब ये पैरेलल का क्या फॉर्मूला, 1/10 + 1/10, 10, 1 + 1 2/10. तो R 4 डैश क्या हुआ बेटा, 10/2 5 ओम. यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 5 ओम. कितना है बेटा, हाँ 5 ओम. यस, तो ऐसा ही किया जाता है. जब पॉइंट्स दिया रहे तो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में आप खुद क्या ऐड कर लेंगे, सेल. जैसे हम निकालना है, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ए एंड सी के बीच में निकालना है. तो बेटा ए एंड सी के बीच में क्या ऐड कर लेंगे हम, सेल. करंट फ्लो करा के देख लीजिएगा बेटा, फिर वैसा ही सॉल्व कर दीजिएगा. बात समझ में आई, हाँ यस, ठीक है. ये आपका होमवर्क रहेगा, बिटवीन ए एंड सी क्या है आपका होमवर्क रहेगा. अब आप कैसा भी कर सकते हो, सीरीज पैरेलल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना. एनसीईआरटी में बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है.
चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम देखते हैं, ठीक ना। मान लो बेटा मेरा ए बी कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हम ये सेल ऐड कर दिए प्लस माइनस, ठीक है, और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे ए डैश, यहीं पे एक मेरा ये बॉक्स है, ये क्या है मेरा बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है हमको नहीं पता है ना। हम यहाँ पे भी रजिस्टर लिए हैं लेकिन वो बाद में समझेंगे। इस बॉक्स के अंदर क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है। अब देखो ये तो सबको पता है कि बेटा पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज फ्लो होगा। यस, तो एक का फ्लो ऐसे है और एक का फ्लो ऐसे है, तो बेटा रास्ते में कहीं ना कहीं मान लो, ये तो आपको सब पता है कि बेटा कि हर पॉइंट पे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन हर जगह पे है जो कि मूव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हर जगह पे प्रोटॉन है। यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में हर जगह पे है, कंडक्टर में जहाँ भी देखो वहाँ प्रोटॉन है। तो जब मान लो सपोज करते हैं, ऐसे ही थ्योरी ले रहे हैं कि पॉजिटिव से पॉजिटिव गया, निगेटिव से निगेटिव गया। यस, बात समझ में आई? ठीक, तो रास्ते में कहीं ना कहीं बेटा तो ये कोलाइड करेंगे, करेंगे नहीं कोलिजन। तो बेटा जब कोलिजन होगा, तो जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, अब ये मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है बेटा। जब कोलिजन हुआ तो क्या जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी राइज करेगा, क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट कौन सा एनर्जी जनरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी राइज करेगा बेटा। यस, और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब वो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर राइज करेगा कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब उनको बहुत गुस्सा आ गया तो बोलते हो कि नहीं इन लैंग्वेज में, है ना, कि मेरा टेम्पर हाई नहीं करो। तो जब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर आपस में लड़ेंगे तो उनका क्या राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। और जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, यही मैकेनिज्म है इसका। यस, अब मान लो पहले कौन सा एनर्जी है, अगर ये कोई चीज़ मूव कर रहा है कंडक्टर में तो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। यस और नो, काइनेटिक एनर्जी किस में, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सबसे पहले इस कंडक्टर में क्या था, सबसे पहले किसी भी चीज़ में कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कंडक्टर में है, कंडक्टर हमें के लिए ए बी, तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उसमें क्या अप्लाई कर लिए, सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जब सेल अप्लाई किए तो पॉजिटिव से पॉजिटिव फ्लो हुआ, निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव फ्लो हुआ, तो ये मूवमेंट होने लगा। तो जब ये मूवमेंट में आ गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। अब ये रास्ते में कहीं ना कहीं बेटा कोलाइड करेंगे। जब कोलिजन हुआ तो बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। बोलते रहे कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर पे क्या रहता है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स का, आयंस का, इस सब का क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया वन मॉलिक्यूल्स का, तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का, बिलियंस ऑफ एटम्स का क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे हम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जब एनर्जी इंक्रीज करेगा किसी भी चीज़ का तो क्या राइज करेगा बेटा, टेम्परेचर 100% राइज करेगा। कोई कंडक्टर है, क्योंकि क्या है, कंडक्टर है, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसका क्या राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। और जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या जनरेट होगा बेटा, हीट एनर्जी जनरेट होगा। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। अब मान लो इस बॉक्स के अंदर अगर मोटर है, तो ये जो कंडक्टर में एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन अगर इसी बॉक्स के अंदर क्या रख दिए हम, रेजिस्टेंस, इसी बॉक्स के अंदर क्या रख दिए हम, रेजिस्टेंस, तो वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो कंडक्टर के अंदर है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, अब हीट एनर्जी में। तो बात यही, यहाँ पे हमको क्या लेना है, आप समझ में बात है। यहाँ पे जो चीज़ रखो, अगर मोटर रखते हैं तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी में होगा, कुछ भी रखो तो वो उस एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। एनर्जी इक्वल एनर्जी कन्वर्सन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस रखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट कर जाएगा, हीट एनर्जी में। तो यही मैकेनिज्म बेटा हम लिख भी दिए हैं, आप देख लेना। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, मैंने सेल, पहले तो कंडक्टर बेटा ऐसा ही रखा हुआ था, तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। आप भी खाते पीते हो बेटा, तो आपके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी। जब दौड़ोगे तब ना वो आपका एनर्जी ट्रांसफरेबल हुआ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वही पोटेंशियल काइनेटिक में होगा। तो बेटा जब हम क्या किए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइज अक्रॉस अ कंडक्टर देन पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। सपोज ऑन द वे दे कोलाइड ईच अदर एट पॉइंट ए। सपोज करते कि यहाँ पे क्या कर गए, कोलाइड कर गए। तो कोलाइड किए तो बेटा क्या हुआ, हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का अब मूवमेंट में हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो सबका क्या इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा बहुत सारे ना एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो दैट मीन्स क्या इंक्रीज कर गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज किया, टेम्परेचर। बोलते ही हो बेटा ज़्यादा हमसे लड़ो मत, मेरा टेम्पर हाई हो जाएगा। तो वो जो आपके अंदर एनर्जी है वो किस में हो जाएगा बेटा, आप एकदम ये गुस्सा में बौखलाने लगोगे, तो टेम्परेचर राइज कर गया। टेम्परेचर राइज किया तो क्या जनरेट करेगा, हीट एनर्जी। आपको लॉस होगा बेटा एनर्जी। अगर बिना मतलब के गुस्सा होगा तो लॉस होगा। किसी को मारोगे पिटोगे तो वो दूसरी चीज़ में चेंज कर जाएगा। यस, तो यही हुआ सिंपल। जब कोलाइड कर गए तो क्या राइज किया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी राइज किया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी राइज किया। वो राइज किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर राइज किया। टेम्परेचर राइज किया तो क्या हुआ, हीट एनर्जी जनरेट हो गया। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सा चीज़ है, यस और नो। अब चलिए, अब इसको हम वन लाइन में कर सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो ये कि पहले उस कंडक्टर के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। फिर किस में वो काइनेटिक कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में। अल्टीमेटली क्या कन्वर्सन हो रहा है, हीट एनर्जी में। तो यही लिख दो एक लाइन में डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी बाय विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्यों कन्वर्ट हुआ, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज। वही ना आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है, ऐसा इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड। अब इसका प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट क्या है, या किस पे डिपेंड रहता है कह सकते हो। तो यही हुआ कि बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर्स और कंडक्टर, जो भी बोलो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। एच यहाँ पे क्या है बेटा, ये एच को हम यहाँ पे क्या लिखें, H4 यहाँ पे हीट एनर्जी। यही एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मैथमेटिकली हो गया। सेकंड क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर और अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लगाया था ना, किधर गया जी, देखो यहाँ जो रेजिस्टेंस यहाँ बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस रखे हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली, है ना। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, हो गया। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी एच इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी हीट एनर्जी किस पे डिपेंड किया, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, फ्रॉम अबव फैक्ट ये हुआ एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तीनों को कंबाइन करके लिख लो, एच इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एच इज टू क्या हुआ, आई स्क्वायर आर टी लिख दिए। अब यहाँ पे मान लो कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट लो, तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हुआ हीट एनर्जी इज क्या हुआ इक्वेशन इसका, आई स्क्वायर आर टी। तब आप कैसा भी निकाल सकते हो हीट एनर्जी न्यूमेरिकल भी, अगर आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो हम हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, एनर्जी है तो जूल, है ना। ये भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख देता हूँ बेटा, देख लो, इट्स एसआई यूनिट क्या हुआ, जूल। एसआई यूनिट का क्या हुआ, जूल, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है बेटा इसमें कि आप ये बुक से बेटा ये वर्ड बाय वर्ड जो है ना, आप इसको पढ़िए अच्छे से और आपको अब समझ में भी आएगा। यस, आई थिंक सो। सो थैंक यू वेरी मच।